भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने भारत के एक महत्वपूर्ण सम्मान को बेकार और राजनीति से प्रेरित कहा था और कहा था कि इसे बंद कर देना चाहिए, और उन्होंने इस सम्मान को बंद भी कर दिया। वहीं एक भारत के महत्वपूर्ण सम्मान को सबसे पहले क्लेयर्स कहा जाता था। आप निश्चित तौर पर इन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहेंगे। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देते हुए मैं इस एपिसोड में आपको महत्वपूर्ण सम्मान की जानकारी देना चाह रहा हूं। नमस्कार, जोहार, मैं अन्वेष पांडे आपको इन सभी जानकारियों को आज प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका मुख्य उद्देश्य सचिवालय की परीक्षा में 2022 और 2023 के सम्मान को आगे बढ़ाना है। पिछले एपिसोड में मैंने कुछ महत्वपूर्ण सम्मानों को आपके सामने प्रस्तुत किया था। उसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपके सामने दूसरा एपिसोड लेके आया हूं। उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगेगा, आपकी पढ़ाई में ये प्रगति के सूचक होंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूं सम्मान के साथ। सबसे पहले मैंने आपके सामने रखा है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023, जिसे हाल में अगस्त महीने में घोषित किया गया है, जिसके अंतर्गत आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई है। जैसे बेस्ट फीचर फिल्म जो रॉकेटरी को दिया गया, बहुत चर्चित फिल्म रही है। बेस्ट डायरेक्टर निखिल महादेव को दिया गया उनकी गोदावरी फिल्म के लिए। बेस्ट पॉपुलर फिल्म जो है वो आपको दिया गया आरआर को। आप जानते हैं ये बहुत चर्चित हो गई है आरआर आज के डेट में। इसमें से महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय एकता के लिए बेस्ट फीचर फिल्म। याद रखना है कि राष्ट्रीय एकता के लिए बेस्ट फीचर फिल्म का जो पुरस्कार होता है उसको नरगिस दत्त सम्मान कहते हैं। तो नरगिस दत्त सम्मान द कश्मीर फाइल्स को दी गई, जो बहुत चर्चित फिल्म रही। उसी तरह से बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन को दिया गया उनकी फिल्म पुष्पा के लिए। और भी अगर हम सम्मान को देखेंगे तो हम लोग देख सकते हैं इसके तहत बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का, बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का, बेस्ट हिंदी फिल्म जो सरदार उधम सिंह को दी गई। तो हमें ध्यान रखना है कि इस वर्ष जो महत्वपूर्ण पुरस्कार घोषित की गई राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, वो परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। इसलिए मैं सबसे पहले इसी को आपके सामने प्रस्तुत किया। आपको सब महत्वपूर्ण चीज़ों को याद कर लेना है, एक बार रिवाइज कर लेना है। इसके कुछ पारंपरिक तथ्यों की जानकारी मैं दे रहा हूँ। मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि करंट और पुरानी तथ्य दोनों को मिक्स करके हम लोग को पढ़ना है, तो परीक्षा में प्रश्न सॉल्व करने की गुंजाइश ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसको ध्यान में रखते हुए मैंने आपको इसके कुछ नोट को स्पष्ट किया है। जैसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1954 में प्रारंभ की गई थी, है ना, और 1973 से इसको अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जो दर्जा दिया गया, जिसके साथ साथ ये आपको स्थापित करने में महत्वपूर्ण स्थान की। जैसे ये ध्यान रखना है कि ये जो पुरस्कार है वह फिल्म महोत्सव, ध्यान रखना है, फिल्म महोत्सव निदेशालय द्वारा शासित किया जाता है, यानी कि सम्मान को उसके द्वारा दिया जाता है। और सम्मान प्रदान करने के लिए राष्ट्रपति महत्वपूर्ण होते हैं, जो राष्ट्रपति के द्वारा ये प्रदान किया जाता है ना। और यह पुरस्कार 3 श्रेणियों में दी जाती है। देखिए 3 श्रेणी लिखा हुआ है, फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए सम्मान दिया जाता है। तो आपको ये तीनों याद रखना है कि किस किस क्षेत्र में दिया जाता है। साथ ही साथ इसकी कुछ अन्य जानकारियों को अगर हम देखें तो है आपका कि यह चयन समिति जो है, ये इसके लिए एक चयन समिति होती है ना। और चयन समिति की जो नियुक्ति की जाती है वो कौन होता है? फिल्म समारोह निदेशालय, है ना। ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है उसमें सरकार का कोई दखल नहीं होता। होता ये है कि फिल्म समारोह निदेशालय एक जूरी बनाती है। वह जूरी तय करती है कि किसको सम्मान दिया जाएगा। इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती। सरकार की इतनी भूमिका होती है कि यह पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है, और जो सरकारी संस्था है फिल्म समारोह निदेशालय, वह जूरी की नियुक्ति करती है और उसके अनुशंसा पर सम्मान की घोषणा की जाती है। ध्यान रखना है वैसे फिल्मों का ही चयन किया जाता है जो सेंसर बोर्ड द्वारा प्रमाणित हो। यह बहुत महत्वपूर्ण है। सेंसर बोर्ड द्वारा प्रमाणित पुरस्कार जो फिल्म है उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट पुरस्कार की ओर आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बाद तो
उसको मैंने रखा है पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार बड़ा इंटरेस्टिंग है। ध्यान रखना है कि पद्म पुरस्कार की घोषणा 1954 में की गई। इसमें मरणोपरांत पहले नहीं दिया जाता था। 1955 से क्या किया गया कि मरणोपरांत सेक्शन को जोड़ दिया गया। इसका मतलब यह हुआ कि वैसे व्यक्तियों को ही यह सम्मान दिया जाता था 1954 तक जो जीवित होते थे, लेकिन एक साल के बाद इसमें संशोधन किया गया और 1955 से उनको भी जोड़ दिया गया जो इस दुनिया में नहीं है लेकिन उन्होंने देश के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो याद रखना 1955 से मरणोपरांत भी जोड़ दिए गए और इस प्रकार पद्म सम्मान प्रारंभ किया गया। तो सबसे पहले मैंने आपको दिया है कि पद्म सम्मान 2022 और 2023 में जो दिया गया उसके बारे में कुछ जानकारी मैंने आपको रखा है। जैसे 2023 में कुल 106 पद्म सम्मान दिया गया, उसको अलग अलग कर दिया गया है। जैसे पद्म विभूषण 6 दिया गया है, पद्म भूषण 9 दिया गया है और पद्मश्री कितना दिया गया है 91। इसको भी अलग अलग किया गया है। इसमें महिलाएं कितनी हैं 19 है। 2 कौन है विदेशी और एनआरआई। एनआरआई मतलब नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, यानी वे भारतीय जो भारत में नहीं है लेकिन विदेश में रहते हैं, उसको हम लोग एनआरआई कहते हैं। और 7 को मरणोपरांत दिया गया। तो इस तरह से कुल 106 व्यक्तियों को पद्म सम्मान दिया गया 2023 में। मैंने इसमें क्या किया है कि पद्म विभूषण जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें सबसे पहला जो होता है वो पद्म विभूषण होता है। तो पद्म विभूषण के बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री, ये 3 क्रम होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। इसमें मैंने क्या किया कि पद्म विभूषण के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनकी संख्या 6 है, उनसे संबंधित क्षेत्र को भी दे दिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं सभी का नाम जो मैंने आपके सामने रखा है। श्री बालकृष्ण दोषी, उनका संबंधित क्षेत्र मैंने बोला है वास्तुकला, उनका संबंध किस राज्य से है तो गुजरात से है। इस तरह से मैंने क्या किया है कि सभी 6 प्रमुख पद्म भूषण विजेताओं का नाम मैंने सामने रखा है, जिसे आप देख सकते हैं। ये आपको महत्वपूर्ण होगा। कई बार क्या होता है प्रतियोगिता परीक्षा में 100 से ज़्यादा पुरस्कार होते हैं। इसमें जनरली 110, 120, 128, अगर आप देखेंगे 22 में तो 128 है। तो इस तरह से ध्यान ये रखना है कि पद्म विभूषण जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है, तो उनके क्षेत्र याद रखना चाहिए। तो 2023 में पद्म विभूषण से जो 6 व्यक्तियों को दिया गया है उनको आपको ध्यान रखना है, सभी का नाम याद रखना है और सभी का कार्य याद रखना है कि किस क्षेत्र से संबंधित हैं, उनका संबंध जो है किस राज्य से किस क्षेत्र से, वो भी याद रखना आपको। तो मैंने एक लिस्ट दे दिया है जिसको आपको याद रखना है। इसके बाद मैंने 2022 के बारे में जानकारी दी है। आप देख सकते हैं 2022 के बारे में मैंने जो बेसिक जानकारी दिया वो यही जानकारी है कि कुल 128, अभी मैं बता रहा था ना कि 106 तो 128 तो 120 इस तरह से पूछे जाते हैं। तो मैंने 22 में दिया 128, वो आपको ध्यान रखना है। अब इसको भी मैंने अलग अलग कर दिया कि पद्म विभूषण कितना है तो 4 है, पद्म भूषण कितना है तो 17 है, पद्मश्री कितना है तो 107 है। आपसे क्वेश्चन में यही पूछ देगा कि बताइए कि 2022 में पद्मश्री सम्मान कितने व्यक्तियों को दिया गया, तो याद रखना है हमको। और साथ साथ इसको भी अलग कर दिया गया कितनी महिलाओं को तो 34 महिलाओं को। विदेशी और एनआरआई कितने हैं तो 10 हैं और इनमें से 13 को क्या दिया गया मरणोपरांत। मरणोपरांत मतलब मरने के बाद, ये ध्यान रखना है। इसके कुछ नोट को मैंने सामने रखा है जो बहुत महत्वपूर्ण है। पद्म सम्मान भारत का प्रमुख नागरिक सम्मान है, जिसे कब स्टार्ट किया गया 1954। मैंने बताया था अभी आपको प्रारंभ में भी कि 1954 में स्टार्ट किया गया था। एक बात और ध्यान रखना है जो बार बार मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि 1954 में स्टार्ट किया गया था, लेकिन मरणोपरांत इसमें जुड़ा हुआ नहीं था। मरणोपरांत जुड़ा 1955 में। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं ना कि ये मरणोपरांत 13 व्यक्तियों को दिया गया, तो प्रारंभ में मरणोपरांत कॉलम नहीं था, संशोधन किया गया 1955 में जोड़ दिया गया कि मरणोपरांत दिया जा सकता है। तो 1954 में स्टार्ट किया गया और इसमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले भारत रत्न और पद्म भूषण सम्मान 1954 में प्रारंभ किया गया था। ध्यान रखना है पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न ही 1954 में स्टार्ट किया गया, पद्म भूषण और पद्मश्री नहीं। फिर से रिपीट कर रहे हैं आपको, 1954 में भारत का जो नागरिक सम्मान था वो स्टार्ट किया गया भारत रत्न और पद्म विभूषण। बाद में क्या किया गया इसमें जोड़ा गया। कैसे जोड़ा गया हम लोग आगे देख सकते हैं उसको। इसके अंतर्गत क्या किया गया बाद में, इसके बाद क्या किया गया, इसमें 3 वर्ग शामिल किया गया। क्या रखा गया
उसका नाम क्या रखा गया था जो आपके सामने है? नाम रखा गया ये, इसको कहा गया पहला वर्ग, फिर कहा गया दूसरा वर्ग, और फिर कहा गया तीसरा वर्ग। इसके बाद नाम को चेंज किया गया और नाम चेंज करके क्या रखा गया? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। कब रखा गया? ध्यान से देख लीजिए, आपको लिखे हैं 8 जनवरी 1955 को किया गया। ये लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूं। जब 1954 में इस पुरस्कार की घोषणा की गई तो सिर्फ भारत रत्न और पद्म विभूषण था। साथ ही साथ इसे पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग कहा गया। 55 में नाम चेंज किया गया और नाम चेंज करके पहला वर्ग को पद्म विभूषण, दूसरा को पद्म भूषण और तीसरा को पद्मश्री कर दिया गया। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर यह सम्मान दिया जाता है, यानी इसकी घोषणा सेक्शन वो गणतंत्र दिवस के अवसर पर होती है। और 1978, 79, 93 से 97 के बीच इसकी घोषणा नहीं की गई थी। यही वो चीज है जो मैं आपको सबसे पहले बता रहा था। मैंने क्या बता रहा था कि भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने किस पुरस्कार को बेकार और राजनीति से प्रेरित कहा था। तो भारत के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने पद्म सम्मान को और नागरिक सम्मान को यह कहा कि यह सम्मान राजनीति से प्रेरित होकर दी जाती है, इसलिए इसे बंद कर देना चाहिए। तो जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इसको बंद कर दिया। जो आप देख सकते हैं कि ये बंद हो गया था। लेकिन जब भारत में प्रधानमंत्री फिर बनी श्रीमती इंदिरा गांधी तो उन्होंने 1980 में इसे प्रारंभ कर दिया। फिर क्या हुआ, आप देख सकते हैं 1993 से 97 लिखा हुआ है। फिर क्या हुआ, 92 में फिर विवाद हो गया। केरल उच्च न्यायालय में और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई कि यह सम्मान उचित नहीं है और भारत की जो अनुच्छेद 18 है उसके तहत जो दी गई है प्रावधान, उसका यह उल्लंघन है। इसके चलते 93 से 97 के बीच यह सम्मान फिर रोक दी गई। लेकिन जब न्यायालय ने आदेश पारित किया कि अनुच्छेद 18 के तहत यह उपाधि नहीं है तो फिर इसको सम्मान को प्रारंभ किया गया। इसलिए ध्यान रखना है कि पद्म सम्मान या भारत रत्न का प्रयोग हम टाइटल के रूप में नहीं कर सकते, क्योंकि अनुच्छेद 18 ये कह रहा है न्यायालय के अनुसार कि यह उपाधि नहीं है। चूंकि यह उपाधि नहीं है तो हम इसका प्रयोग टाइटल के रूप में भी नहीं कर सकते हैं। तो ये जो ऐतिहासिक पक्ष है वह कई लोग नहीं समझ पाते, इसलिए मैंने इसको क्लियर कर दिया। ध्यान क्या रखना अपनों कि मोरारजी देसाई ने इसे रोक दिया, श्रीमती इंदिरा गांधी फिर इसको प्रारंभ की। इसके बाद केरल उच्च न्यायालय और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में नागरिकों के द्वारा जो याचिका दायर की गई उसके आलोक में 93 से लेकर 97 के बीच में फिर उसको रोका गया। लेकिन जब न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 18 के तहत यह उपाधि नहीं है तो फिर इसे प्रारंभ कर दिया गया। तो ये एक ऐतिहासिक पक्ष है जिसका ध्यान रखना है। और आपको ये लिखा भी है कि इसका टाइटल के रूप में हम प्रयोग नहीं कर सकते। तो पद्म सम्मान के तहत ये कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य है जिसे आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद मैंने क्या किया है, मेडल के बारे में कुछ सामान्य जानकारी आपके सामने रख दी है। पद्म सम्मान तो है। अब मान लीजिए प्रश्न पूछा गया, ये नहीं पूछा गया कि 2022 में किसे मिला या कितने लोग को मिला, 2023 में कितने लोग को मिला। अब से मेडल के बारे में क्वेश्चन पूछ दिया कि मेडल का आकार क्या होता है, कितने मिलीमीटर का होता है, किस रिबन में हम उसको पहनते हैं। तो ऐसे ऐसे प्रश्नों के लिए मैंने क्या किया, कॉलम बना दिया है जो आप देख सकते हैं। मैंने विशेषता बताया और तीनों को अलग अलग कर दिया है। जैसे व्यास 44 मिलीमीटर का होता है, ये धातु कांस्य की होती है। इसमें जो चिन्ह रहता है वो कमल का फूल रहता है, ध्यान रखा, कमल का फूल रहता है। और जो अंकित शब्द होता है वो देवनागरी लिपि में, ध्यान रखिएगा, देवनागरी लिपि में रहती है। क्या रहता है, जो पद्म भूषण रहता है उसमें पद्म भूषण लिखा रहता है, जो पद्म भूषण रहता है उसमें पद्म भूषण लिखा रहता है, प्लस सत्यमेव जयते लिखा रहता है। तो ये ध्यान रखना है। और साथ ही साथ इसमें पद्म भूषण जो है वो किसके समकक्ष है, तो मैंने ये भी क्लियर कर दिया कि अशोक चक्र के समकक्ष इसको माना जाता है। लेकिन ये दोनों जो हैं पद्म भूषण के बाद इनका क्रम है, इसके बाद उसका क्रम है। यानी पद्म भूषण के बाद पद्म भूषण है, पद्म विभूषण के बाद पद्म भूषण है, इसके बाद पद्मश्री है। ये क्रम ऐसा ही है। लेकिन पूछेगा इसके समकक्ष कौन सा पदक है, तो कौन सा है, अशोक चक्र। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है,
ध्यान रखना है, कई लोग इस पर फोकस नहीं करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि क्वेश्चन पूछ दिया, मान लीजिए कि अशोक चक्र इनमें से किसके समकक्ष है, तो कंफ्यूज कर जाएंगे हम। तो याद रखना है कि अशोक चक्र पद्म भूषण के विभूषण के समकक्ष है। ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, उम्मीद है कि आपको लाभ होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको एक कॉलम में और आगे बढ़ा गया है कि रिबन कौन सा होगा, तो पर्पल। पर्पल मतलब बैगनी, बैगनी रंग के रिबन में इसको पहना जाता है। इनमें भी अलग अलग कॉलम होता है, इसमें एक स्ट्रिप्स होता है बैगनी का। जैसे अगर हम बात करें तो इसमें एक स्ट्रिप्स इस तरह से रहता है, एक स्ट्रिप्स रहता है बैगनी कलर का, उसमें आपको पहनना है। इसमें क्या होता है, दो स्ट्रिप्स रहते हैं बैगनी का और बीच में व्हाइट कलर रहता है, इसमें व्हाइट कलर रहता है, जोड़ा रहता है आपस में। इसमें 3 होता है इस तरह से, 1, 2 और 3, और तीनों को जोड़ने के लिए सफेद होता है। लेकिन बेसिक कलर क्या हुआ, बैगनी। तो ध्यान रखना है बैगनी कलर में होगा, एक ही बैगनी होता है। इसमें मेडल इस तरह से रहता है ना, और मेडल में आपका ये आपका कमल का फूल रहता है, यहाँ लिखा रहता है पद्म, और यहाँ पर लिखा रहेगा भूषण विभूषण, जो भी रहेगा नीचे लिखा रहेगा। बैक साइड में लिखा रहता है आपका सत्यमेव जयते। तो इस तरह से ये पुरस्कार मेडल के बारे में जानकारी है। और ध्यान रखना है यह सम्मान प्रधानमंत्री के द्वारा गठित एक समिति के द्वारा होता है। एक समिति गठित की जाती है, गठित करते हैं प्रधानमंत्री, और समिति में बेसिकली सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं, और उनके द्वारा जो विभिन्न प्रकार की जो सूचना आती है, राज्यों से मांगा जाता है, सबसे मांगा जाता है, आवेदन मांगा जाता है, उसके आधार पर जो फाइनल होता है वो भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। याद रखना है ये जो रिपोर्ट होता है वो सिर्फ प्रधानमंत्री को नहीं दी जाती। मैं रिपीट कर देता हूं, ये जो समिति है वो गठित की जाती है प्रधानमंत्री के द्वारा। समिति में बेसिकली सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं जो राज्यों से और विभिन्न समितियों से रिपोर्ट मांगते हैं। इसके बाद जो रिपोर्ट बनाते हैं फाइनल रिपोर्ट, तो वो भारत के प्रधानमंत्री को भी भेजी जाती है और राष्ट्रपति को भी भेजी जाती है, दोनों को। ये याद रखना बहुत जरूरी है, दोनों को भेजी जाती है। इस तरह से पद्म सम्मान का सिलेक्शन किया जाता है, और इसी के आधार पर 2022 और 2023 के ही पद्म सम्मान दिए गए हैं। उम्मीद है कि पद्म सम्मान से संबंधित आपको विशेष जानकारी पसंद आई होगी। नेक्स्ट पुरस्कार की ओर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैंने लॉरियल्स वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार को आपके सामने रखा है। ये बड़ा महत्वपूर्ण सम्मान है, आजकल प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा रहा है, इसलिए मैंने इसके बारे में जानकारी दी। इसमें बेसिकली आपको 2023 में जो महत्वपूर्ण याद रखना है, जैसे लॉरियल्स स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर लियोन मेसी, सब जानते हैं लियोन मेसी कौन है, अर्जेंटीना का महत्वपूर्ण फुटबॉल खिलाड़ी है। तो इस तरह से मैंने जो स्पोर्ट्स में जो सम्मान दिया गया है उस महत्वपूर्ण सम्मान को दिया गया है। जैसे लॉरियल्स स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर कौन है, तो सैली एन फ्रेजर जो जमैका की है, उनको दिया गया है। इट इज अ लॉरियल्स वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर किसको है, तो अर्जेंटीना के फुटबॉल टीम जो है, पुरुष फुटबॉल टीम, उसको दिया गया है। तो मैंने एक लिस्ट दिया है महत्वपूर्ण जो आपको ध्यान रखना है, और इससे आपको बहुत फायदा होगा। इसके बाद मैंने इसके कुछ सामान्य जानकारियों को आपके सामने रखा है। सामान्य जानकारी जो है वो ये है, अगर आप इस पर ध्यान देके फोकस करें तो क्या है कि वार्षिक, ये कौन पुरस्कार है, वार्षिक, इन्हें प्रत्येक वर्ष दी जाती है, ठीक है। और किसके लिए, खेल के लिए, चूंकि नाम से भी आपको पता लग रहा है खेल जगत के लिए पुरस्कार है, तो खेल के लिए दिया जाएगा। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1999 में की गई थी। उस संगठन का क्या नाम है, तो लॉरियल्स स्पोर्ट्स फॉर गुड फाउंडेशन, ये ध्यान रखना है ना। इसमें स्थापना में किसकी भूमिका थी, तो डेमलर और रिचमॉन्ड की भूमिका थी, यानी इन 2 व्यक्तियों के द्वारा की गई थी, है ना। अब ये एक वर्ड है लॉरियंस, कि लॉरियंस क्या है, तो लॉरियंस शब्द जो है वो ग्रीक शब्द है। कौन शब्द है, ग्रीक शब्द है, और इसका अर्थ होता है कि एथलेटिक्स, एथलेटिक्स मतलब दौड़, तो आप दौड़ते हैं जो है ना, कूदते हैं, फांदते, ये जो खेल प्रतियोगिता होती है, तो एथलेटिक्स में ये इसको जीत का प्रतीक माना जाता था। यानी प्राचीन ग्रीक में जो एथलेटिक्स होती थी उसमें इस शब्द का प्रयोग होता था, इसलिए इसी को उठाकर सामने रखा गया, और इसलिए उसको बोलते हैं लॉरियंस खेल पुरस्कार। ध्यान रखना है सबसे पहले सम्मान कब किया गया था, तो 25 मई 2000 को मोंटो कार्लो में, है ना। तो इस तरह से लॉरियंस सम्मान के बारे में एक बेसिक जानकारी आपको रख दी गई है, जिससे आपको बहुत फायदा होगा। और साथ साथ आपको यह भी याद रखना है कि इस वर्ष 2023 में किसको किसको दिया गया। तो अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसको दिया गया, वो भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लीजिए डीप में क्वेश्चन ले जाता है तो भी हम उत्तर दे सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम पढ़ने का प्रयास करते हैं महत्वपूर्ण सम्मान के संदर्भ में, तो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अच्छी बात रहेगी। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसको हम देखने का प्रयास करते हैं, जिसमें देखिए
ये सबसे अधिक सम्मान किसको दिया गया? तो जो रोजर फेडरर है, कई लोग जानते होंगे रोजर फेडरर का नाम, बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं टेनिस के, उनको सबसे अधिक बार यह सम्मान दिया गया है ना। और यह सम्मान कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? तो 6 श्रेणियों में। देखिए स्पष्ट लिखा गया है कि 6 मुख्य श्रेणी है, इसके अतिरिक्त भी कई सारी छोटी छोटी श्रेणियां बनाई गई इसमें, ताकि विश्व भर के खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा सके, लेकिन मेन 6 है। तो 6 मुख्य श्रेणियों में दिया जाता है। तो इस प्रकार से लॉरेंस खेल सम्मान की संपूर्ण जानकारी आपके सामने है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो उसमें आपको स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान दिया गया 2023। ध्यान रखना है, इसमें बेसिक 2 ही 3 चीज याद रखना है कि यह किस मंत्रालय द्वारा है, तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा दी जाती है, ठीक है। इस बार कितना दिया गया है? तो 36, ठीक है। कितनी श्रेणियां हैं? तो कितनी श्रेणियां हैं? 3 श्रेणियां हैं। श्रेणियों को याद रखना है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जो ग्रामीण है, जल जीवन मिशन और राष्ट्रीय जल मिशन, इन 3 के तहत यह सम्मान दिया जाता है। तो बेसिकली इसमें आपको करंट से साथ साथ ट्रेडिशनल भी याद रखना है, कितनों को दिया गया, और इसकी खास बात जो ट्रेडिशनल है वो जानकारी भी आपको रखनी है। तो ये आपका एक मेरे समझ से महत्वपूर्ण सम्मान था जिसको मैंने आपके सामने रखा है। तो ये आप इसको अच्छे ढंग से देख सकते हैं और इसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करें तो वो ये है राष्ट्रीय जल पुरस्कार। आज की प्रतियोगिता परीक्षा में मैंने देखा है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार के बारे में बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो मैंने उसको भी 2 श्रेणियों में डिवाइड कर दिया है। जैसे जल शक्ति मंत्रालय द्वारा चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 किसको किसको दिया गया? तो इसमें 3 जो महत्वपूर्ण सेक्शन है वो दिया गया। वो क्या है? सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। सर्वश्रेष्ठ जिला गंजम कहां पर है? उड़ीसा। और सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत कौन है? तेलंगाना में जगन्नाथपुरम। अब इसके बाद ट्रेडिशनल जितने सेक्शन है उसको याद रखिए। वो ये है कि 41 पुरस्कार कितने श्रेणियों में? 11 श्रेणियों में प्रदान किया गया, 41। साथ ही साथ यह पुरस्कार कब से स्टार्ट किया गया? 2018 से। यानी 2018 से जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इस सम्मान को दिया जा रहा है। कितने श्रेणियों में? 11 श्रेणियों में। इसके अतिरिक्त हम इसकी और सामान्य जानकारियों को देखें तो आगे हम लोग देख सकते हैं। वो सम्मान ये है तथ्य के बारे में कि इसके तहत पहले, दूसरे और तीसरे स्थान के लिए कैश पैसा दिया जाता है, 2 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये पूछा ही नहीं कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कितने श्रेणियों में दिया जाता है, सवाल ये पूछा कितना कैश दिया जाता है, तो यह भी उत्तर हमारे पास है, कितना कैश मिलता है। साथ ही साथ उन 11 श्रेणियों का नाम आपको दे दिया गया है जो पहले मैंने भी चर्चा किया। ध्यान रखना है, सर्वश्रेष्ठ राज्य सब सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ राज्य, सर्वश्रेष्ठ जिला, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय, सर्वश्रेष्ठ विद्यालय, सर्वश्रेष्ठ मीडिया। इस तरह मैंने 11 का लिस्ट दे दिया है कि इन 11 श्रेणियों में सम्मान दिया जाता है। सम्मान इस बार जो दिया गया 41, 41, 11 श्रेणियों में। अब 11 श्रेणी कौन है वो आपके सामने है, आप इसको देख सकते हैं और इसे अध्ययन करने का प्रयास करना चाहिए। तो जो जल शक्ति मंत्रालय जो सम्मान देती है उसके बारे में एक संपूर्ण जानकारी आपके सामने है, आप इसका उपयोग प्रतियोगिता परीक्षा के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं, ये है आपदा प्रबंधन। आप जानते हैं आज की डेट में आपदा एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक क्षेत्र में आपदा प्रबंधन के कार्य किए जा रहे हैं। भारत में ही आपदा के लिए कानून बनाया गया है, झारखंड में तो जेपीएससी के सिलेबस में इसको डाला गया है और हर प्रतियोगिता परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इस क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। मेरे समझ से ये बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार है जिसे ध्यान रखना चाहिए। पहले मैंने करंट डाला है 2022 और 2023 का, वो आपके सामने है, आप इसको देख सकते हैं कि ये सुभाष चंद्र बोस आपदा जो है प्रबंध पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया 2022-2023 में? उड़ीसा राज्य है ना, उड़ीसा राज्य का जो प्राधिकरण उसको दिया गया। लेकिन व्यक्तिगत श्रेणी में किसी को नहीं दिया गया। ध्यान रखना है कि 2 श्रेणी में दी जाती है, मैं आगे बताया हूं उसको, 2 श्रेणी दी जाती है, एक संस्थागत श्रेणी में और एक व्यक्तिगत श्रेणी में। यानी कि
आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो सुभाष चंद्र बोस के नाम से घोषित की गई है वो दो श्रेणियों में है, एक संस्थागत श्रेणी में और दूसरा व्यक्तिगत श्रेणी में। तो 2023 में संस्थागत श्रेणी में तो है लेकिन व्यक्तिगत श्रेणी में नहीं है, लेकिन 2022 में आप आइए तो इसमें संस्थागत भी और व्यक्तिगत भी है, दोनों के बारे में आपको जानकारी दी गई है। तो ये करंट है जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए। अब करंट हम तो याद कर लिए, परीक्षा में करंट का क्वेश्चन ही नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कब स्टार्ट किया गया, इसमें कितनी कैश दी जाती है, अभी कोई भी घटनाक्रम ट्रेडिशनल, तो उसके लिए हम लोग को अलग से जानकारी की जरूरत होती है। तो अलग जानकारी को मैंने आपके सामने कुछ रखा है सामने जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये है कि यह सम्मान प्रत्येक वर्ष कब दी जाती है, आप देख सकते हैं 23 जनवरी को। कब दी जाती है? 23 जनवरी को, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है उस पर 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर भारत सरकार, किसके द्वारा? भारत सरकार। याद रखना है इसमें गृह मंत्रालय की महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति और संगठन को सम्मानित किया जाता है। दूसरा इसमें क्या होता है, संस्थान जो है उनको कितना दिया जाता है? 51 लाख रुपया। कितना जाता है? 51 लाख रुपया। और व्यक्तिगत श्रेणी जो होता है उसमें कितना दिया जाता है? 5 लाख रुपया। यानी दो श्रेणी में सम्मान दी जाती है, संस्थागत रूप में 51 लाख रुपया और व्यक्तिगत आपदा प्रबंधन के लिए आप अगर सर्वश्रेष्ठ योगदान देते हैं तो आपको कितना मिलता है? 5 लाख रुपया। दूसरा, यह सम्मान किस मंत्रालय के सहयोग से होता है? तो गृह मंत्रालय। तो 3 महत्वपूर्ण सेक्शन है जिसको आपको याद रखने की जरूरत है। आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो घोषित की गई है उस संदर्भ में यह बहुत महत्वपूर्ण है जिसे आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आता है फिल्म फेयर सम्मान। फिल्म फेयर सम्मान 2023, मैंने फिल्म फेयर सम्मान 2023 का पहले न्यूज डाला है, आप देख सकते हैं कि किसको किसको क्या मिला। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, है ना। ये आपको बेसिक्स दिया गया है जिसमें 3 महत्वपूर्ण है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्या है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्या है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्या है और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक। ये 4 सेक्शन मैंने उठाया है, मेरे समझ से ये 4 महत्वपूर्ण है और चारों को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। सम्मान तो बहुत से श्रेणी में दी गए हैं लेकिन ये 4 महत्वपूर्ण है मैं समझता हूं जिसे आपको याद रखनी चाहिए। इसके अतिरिक्त मैंने कुछ ट्रेडिशनल जानकारी भी आपके सामने रख दी है। जैसे यह सम्मान, अंग्रेजी में एक पत्रिका निकलती है उसका नाम ही है फिल्म फेयर, क्लियर। तो फिल्म फेयर पत्रिका के द्वारा कब से स्टार्ट की गई? 1954 में। यानी इस पुरस्कार को अंग्रेजी पत्रिका फिल्म फेयर द्वारा प्रारंभ की गई थी, इसलिए इस पुरस्कार को ही बोलते हैं फिल्म फेयर पुरस्कार। ये पहले ट्रेडिशनल जानकारी वो क्लियर हो गया। इसमें मैं मेरे समझ से जो 4 इंपॉर्टेंट सेक्शन है मैंने डाला है, अभिनेता, अभिनेत्री, फिल्म और निर्देशक। श्रेणियां और भी है, याद रखना श्रेणियां और भी है। इसके अतिरिक्त हम अगर आगे बढ़ते हैं इसके सामान्य और जानकारी के संदर्भ में, तो ये है कि 1954 में होने वाला पुरस्कार में सिर्फ कितने दिए जाते थे? 5। कितने जाते थे? 5। याद रखिएगा सबसे पहले स्टार्ट किया गया 1954 में। जब 1954 में स्टार्ट किया गया तो 5 श्रेणियों में ही सम्मान दिया गया। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन था? ये मैंने बहुत सारे 5 श्रेणियों में तो और भी कुछ होंगे, बेस्ट डायरेक्टर है, बेस्ट अभिनेता है, बेस्ट अभिनेत्री, ये सब दिया गया था। तो उसमें सबसे अच्छी फिल्म कौन थी? वो थी 2 बीघा जमीन। बड़ी पॉपुलर फिल्म है ये। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि पहला फिल्म फेयर सम्मान में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे दिया गया था, तो क्या है? 2 बीघा जमीन को सर्वश्रेष्ठ फिल्म दी गई थी, है ना। वर्तमान में जो, अब याद रखिए पहले थी 5, अब वर्तमान में इसकी श्रेणी बढ़ के कितनी हो गई? 31। यानी अब जो सम्मान दी जाती है 31 श्रेणियों में, और मैं आपको शुरू में वहां दिया हूं 5 ही दिया हूं। मेरे समझ से प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 5 महत्वपूर्ण है इसलिए मैंने 5 दिया। अगर आप चाहें तो आप 31 को बढ़ सकते हैं। और पहले कितना था? 5, आज कितना है वो? 31। तो ये ध्यान रखना है ना। और इसके अतिरिक्त क्रिटिक्स सम्मान भी आता है। क्रिटिक्स मतलब आलोचक, आलोचकों के दृष्टिकोण से कौन महत्वपूर्ण पुरस्कार थे उसको भी एक सम्मान दिया जाता है। तो 31 और कितना हो गया? 32। आप कह सकते हैं 32। ऑप्शन में देख लेना पड़ेगा कैसा क्वेश्चन आ रहा है, उसके आधार पर आपको सॉल्व करना होगा। एक बड़ा महत्वपूर्ण है, मैंने प्रारंभ में, वीडियो के प्रारंभ में मैंने बोला था कि कौन सा ऐसा पुरस्कार है जिसको क्लेयर्स कहते थे। तो फिल्म फेयर सम्मान को ही क्लेयर्स कहा जाता था। ये आपके सामने है, ठीक है। वो क्या बोला गया है कि जो क्लेयर्स जो है एक व्यक्ति का नाम था जो फिल्म आलोचक थे, उनके नाम पर इस फिल्म समारोह का नाम रखा गया।
बाद में पत्रिका ने अपने नाम पर इसका नाम रखा फिल्म फेयर सम्मान। तो फिल्म फेयर सम्मान के ये ट्रेडिशनल कुछ जानकारियां हैं। उम्मीद है कि आपको प्रतियोगिता परीक्षा में इससे बहुत लाभ होगा। हम अगले सम्मान की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जो अगला सम्मान है वह है ऑस्कर सम्मान। ऑस्कर तो बहुत पॉपुलर है, सभी को जानते हैं, और ऑस्कर से सब प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो मैंने पहले क्या किया, ऑस्कर 2023 के कुछ महत्वपूर्ण सम्मानों को आपके सामने रखा। आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। जैसे मैंने सर्वश्रेष्ठ फिल्म रखा, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग रखा, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म रखा, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक को रखा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। ये आप देखिए, है ना, ये आप देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहले 2023 के कुछ महत्वपूर्ण सम्मान ऑस्कर में जो दिए गए उसको मैंने रखा है। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें ये अगर मैं आता हूं तो ध्यान रखिएगा, हम लोग कितना सम्मान दिए हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट जो फिल्म है, शॉर्ट फिल्म है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, ये मैंने आपके सामने रखा है। इसके बाद अगर हम लोग आते हैं तो इसमें एक महत्वपूर्ण ये सेक्शन है दीपिका पादुकोण के बारे में। तो दीपिका पादुकोण जो है इस ऑस्कर पुरस्कार में प्रस्तुति, मतलब आप समझते हैं मंच पर जाके प्रस्तुति देना, उसको प्रस्तुति करने वाला कहते हैं, अनाउंसर जिसको हम लोग कह सकते हैं। वो टाइप जो है तीसरी भारतीय हुई जो ऐसा की है, इसलिए शायद ये परीक्षा में क्वेश्चन पूछे, मैंने डाल दिया सामने। इसके अतिरिक्त जो ट्रेडिशन जानकारी वो ये है, सबसे पहले सम्मान कब प्रस्तुत की गई, 1929 में। ध्यान रखना है कि 1927 में एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज की स्थापना की गई थी। फिर सब रिपीट करता हूं, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज वो एक संस्था है जिसकी स्थापना 1927 में की गई। और इस संस्था ने क्या किया कि पुरस्कार को देने के लिए एक समिति गठित की कि फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ काम करने के लिए जो भी है उनको सम्मान दिया जाना चाहिए कि नहीं। तो समिति ने जो सुझाव दिया 1928 में सुझाव दिया गया और पुरस्कार की अनुशंसा की कि पुरस्कार देना चाहिए, और इसी के आधार पर 1929 से पुरस्कार प्रारंभ किया गया। तो एक ट्रेडिशनल जानकारी आपको ध्यान रखना है। यह भी ध्यान रखना है कि इसमें कितनी श्रेणियां होती है, तो कितनी श्रेणियां हैं, 24 श्रेणियां हैं, है ना। अब भारतीयों के बारे में कुछ सामान्य जानकारी दी गई है। जैसे भारत की 3 फिल्मों को ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया था, आपके सामने है। पहला फिल्म कौन है, मदर इंडिया। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, मदर इंडिया 1957 में नामांकित की गई थी। इसके बाद आया सलाम बॉम्बे जो 1988 में थी। इसके बाद आया लगान जो 2001 में थी। इसके बाद क्या हुआ, इसके कुछ जो जिनको दिया गया, कैसे कैसे दिया गया, भानुमतिया का नाम कई लोग जानते हैं। गांधी फिल्म आप देखे होंगे, बहुत पॉपुलर फिल्म गांधी फिल्म, जिस फिल्म को बहुत ऑस्कर सम्मान दिया गया था। तो उसमें जो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग थी, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग मतलब कपड़ा, वेशभूषा, वो उन्होंने किया था। ये भारतीय थे, फिल्म थी भारतीय नहीं, गांधी फिल्म भारतीय नहीं थी। रिचर्ड एटनबोर थे, उन्होंने इस फिल्म में काम किया था, बनाया था, वर्क किया था। तो ये फिल्म विदेशी फिल्म थी, लेकिन इसमें कई भारतीय कलाकार थे। और सबसे अच्छी बात यह है कि गांधी की भूमिका जो निभा रहे थे वो भी भारतीय नहीं थे, ठीक है। तो जिन्होंने इसमें कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की थी, उनका नाम जो था वो भानुमतिया था। वो पहले भारतीय थे जिन्हें ऑस्कर सम्मान दिया गया कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए। तो यह भी ध्यान रखना है कि गांधी फिल्म के लिए, गांधी भारतीय फिल्म नहीं है, लेकिन गांधी जी की जीवनी पर बनाई गई फिल्म है जिसे ऑस्कर सम्मान दिया गया। और इनमें जो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की गई थी वो किसने किया था, भानुमतिया ने। अगर आप फिल्म को देखेंगे, आप देखिए, मैं चाहूंगा उस फिल्म को आप देखिए, तो इतनी अच्छी फिल्म बनाई गई है, आपको लगेगा नहीं कि गांधी जी जो हैं वो विदेशी हैं। रिचर्ड एटनबोर की जो फिल्म है, आप इस फिल्म को देखिए तो आपको लगेगा नहीं कि गांधी जी, लगेगा कि एकदम ट्रूली एकदम गांधी जी हैं, उनका फेस पूरा आपको ऐसा ही लगेगा। तो इस फिल्म के लिए उनको पहला सम्मान दिया गया। तो आपको ध्यान रखना कि पहला भारतीय कौन थे, भानुमतिया, जिनको सम्मान दिया गया। इसके बाद सत्यजीत रे का नाम आप सुने होंगे। ये पहले भारतीय थे जिन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। इन्हें ऑस्कर ने लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान सत्यजीत रे को दिया था 1992 में, और वो पहले भारतीय थे इस सम्मान को प्राप्त करने वाले। इसके बाद AR रहमान को दिया गया बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक के लिए। गुलजार को दिया गया बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए 2009 में, स्लमडॉग मिलेनियम, नाम सुने होंगे आप, है ना।
उसके लिए यह सम्मान दिया गया था, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर मैं आगे देखता हूं, देखिए लिखा हुआ है स्लमडॉग मिलियनेयर की फिल्म दिया गया था, तो ध्यान रखना है कि यह सम्मान कई भारतीयों को दिया गया, जिस क्रम में मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। उसी तरह से गुलजार जो थे वो गीतकार हैं, आपको मालूम है गुलजार गीतकार हैं। उनकी जो गाने थी जय हो, बड़ी पॉपुलर हुई जय हो, हर जगह जय हो गाना जो आपको सुनने को मिलेगा, ठीक है ना। इसके लिए उनको यह सम्मान दिया गया था। तो भारतीय संदर्भ में आपको ध्यान रखना है, गुलजार को दिया गया था, है ना, AR रहमान को दिया गया, उसके बाद सज्जिद रे को दिया गया, भानु अथैया को दिया गया, और करंट तो आपको मालूम है RRR है ना, फिल्म में जो बेस्ट सॉन्ग है उसको दिया गया है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त जो है ये भी ध्यान रखना है कि जो ऑस्कर सम्मान है उसमें कुछ बदलाव हो रहे हैं। जैसे अब 2025 से जो ऑस्कर सम्मान दिए जाएंगे, 2025 ध्यान रखना, 2025 से जो ऑस्कर सम्मान दिए जाएंगे, इसके लिए मोशन जो एकेडमी है उन्होंने कुछ नियमों में बदलाव किया है। तो नियमों में बदलाव क्या क्या किया गया है वो ध्यान रखना है। उसमें मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण बदलाव को बताया है। जैसे बदलाव ये है कि 1 सप्ताह पहले किसी भी रिलीज हुई फिल्म को यह सम्मान नहीं दिया जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है कि अमेरिका के 50 शहरों में कम से कम 7 दिनों तक वो फिल्म चलनी चाहिए। अमेरिका के 50 शहरों में, दुनिया भर में नहीं, अमेरिका के 50 शहरों में। तीसरी बात है कि फिल्म छोटी नहीं होनी चाहिए, 40 मिनट से कम का फिल्म नहीं होना चाहिए, 40 मिनट से अधिक का फिल्म होना चाहिए। इसके अतिरिक्त भी इसमें कई और नियम किए गए हैं, लेकिन 3 जो महत्वपूर्ण इसमें बदलाव किए गए हैं, इसका उद्देश्य यह है कि वैसे फिल्मों को ज्यादा तरजीह मिले जो लंबे समय तक चल रही है, पूरी दुनिया में प्रदर्शित हो रही है, क्योंकि ऑस्कर का सामान पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसलिए यह बदलाव किया गया है। और याद रखना है कि यह 2025 के लिए है ना, 2025 से इस बदलाव को लागू किया जाएगा। तो जो ऑस्कर के बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण मैंने आपको जानकारी दी, कि मैंने 2023 का कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी कि किसे किसे दिया गया, किन भारतीयों को दिया गया, और जो कुछ महत्वपूर्ण बदलाव है, ये आपको तीनों खंड परीक्षा में बहुत काम देगा। तो मैं समझता हूं कि इसको आप उपयोगी बना सकते हैं परीक्षा के लिए। इसके बाद कांस फिल्म समारोह, आप सुनते होंगे कांस, अक्सर प्रतियोगिता परीक्षा में क्वेश्चन आता है, चर्चित स्थान कांस कहां है, तो फ्रांस में। तो 2023 का कांस फिल्म समारोह आपको जो जिसको दिया गया उसकी पहले सूची दी गई है, आप उसको क्रमिक रूप से याद कर ले। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, जूरी पुरस्कार किसको मिला, ग्रैंड प्रिक्स का अवार्ड किसको मिला, है ना, पाल्मे डी ओर पुरस्कार। याद रखिएगा, ये जो पाल्मे डी ओर पुरस्कार है इसी को कांस का सर्वश्रेष्ठ सम्मान बोला जाता है ना। ये सर्वश्रेष्ठ सम्मान होता है, कांस फिल्म महोत्सव का सर्वोच्च सम्मान को हम लोग पाल्मे डी ओर पुरस्कार कहते हैं। ये सर्वोच्च सम्मान होता है। इसके अतिरिक्त मैंने जो जिनको दिया गया पूरा लिस्ट है, आप इसको सावधानी पूर्वक याद रखें। कई विदेशी नाम है, याद करने में दिक्कत हो सकता है आपको, खासकर फ्रेंच नाम बहुत ज्यादा होता है, इसमें फ्रांस में होता है, तो फ्रांस के कई कलाकारों को इसमें तरजीह दी जाती है। तो ये ध्यान रखना है, जैसे सर्वश्रेष्ठ पटकथा किसको मिला, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, तो अभिनेता, अभिनेत्री, पटकथा, इसके बाद निर्देशक, जूरी पुरस्कार, ग्रैंड प्रिक्स जो सम्मान है, और पाल्मे डी ओर पुरस्कार। ये आपको कांस फिल्म महोत्सव 2023 के बारे में कुछ सामान्य जानकारी है, जिसको आपको रटना भी होगा। कुछ नाम थोड़े टफ भी हैं, आपको रटना होगा वो। इसके अतिरिक्त मैंने कुछ विशेष जानकारियों को भी आपके सामने रखा है। जैसे भारत के समांथा रुथ प्रभु, ये बहुत बहुत प्रसिद्ध है, और एकदम ये याद रखना, ऊपर भूल जाइए आप, लेकिन उसको नहीं भूलना है आप लोगों को, ठीक है। 2023 में भारत के समांथा रुथ प्रभु की जो फिल्म थी शकुंतलम, क्लियर, उसको सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म पुरस्कार दिया गया। कांस फिल्म समारोह बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, यह भी बहुत महत्वपूर्ण सम्मान है। तो सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म पुरस्कार RR नहीं है, कई लोग RR टिक मार देंगे, हर का सेक्शन अलग अलग है, याद रखना हम लोग को, है ना। तो इसमें याद रखना है कि शकुंतलम को दिया गया, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो कई लोग क्या करेंगे, इसको रटेंगे ही नहीं, छोड़ देंगे, तो ये मेरी समझ से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं रिपीट कर दो, समांथा रुथ प्रभु, ये एकदम अच्छे ढंग से आपको रटना है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद भारत के एक प्रमुख युवा कलाकार है, डायरेक्टर है ना, जितांग गुज्जर। तो जितांग जो गुज्जर हैं, ग्वालियर के युवा डायरेक्टर जितांग गुज्जर, है ना, उनकी फिल्म है, ध्यान रखना है, ये जितांग गुज्जर है ना,
तो ये जो जितांग गुज्जर हैं, इनकी जो फिल्म है भाषण, क्लियर, इनको बेस्ट इंडिपेंडेंट फीचर फिल्म का सम्मान दिया गया। मात्र 1 लाख रुपए में उन्होंने फिल्म बनाई थी, वो भी उनके दोस्तों ने दिया था पैसा, क्लियर। और इसके बाद उन्होंने फिल्म बनाई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी ख्याति हो गई। इसलिए ध्यान रखना, हमें कोई भी काम छोटा नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं कि हर काम को छोटे और बड़े के नजर से देखते हैं, और सफलता असफलता इसी के बीच में अटक जाती है। और असफलता का सबसे 3 प्रमुख कारण है मेरे समझ से, कि कोई भी काम को इजी समझ के चलो करते हैं, आज नहीं तो कल करते हैं, परसों करते हैं, एक प्रवृत्ति ये होती है। दूसरी प्रवृत्ति है हम कंफर्ट जोन में रहते हैं, हमें लगता है कि कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना चाहिए, चाहे उससे लाभ ही क्यों ना हो, हम अपने ट्रेडिशनल काम से हटना नहीं चाहते। ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। और तीसरा वही है कि अपने आप को हमेशा सर्वश्रेष्ठ मानते रहना, सीखने की प्रवृत्ति ना रखना। तो ये इससे सीखा जा सकता है कि एक युवा डायरेक्टर है, काफी यंग है, मात्र 1 लाख रुपया जो उनके पास था भी नहीं, उनके दोस्तों ने जमा करके दिया, उन्होंने एक फिल्म बनाई और वो ग्वालियर की स्टोरी पर ही बेस्ड है। उस फिल्म का नाम उन्होंने रखा भाषण। और कांस फिल्म समारोह, जो दुनिया की प्रतिष्ठित फिल्म समारोह है, उसमें उन्हें बेस्ट इंडिपेंडेंट फीचर फिल्म का सम्मान दिया गया। अब क्या उनकी लाइफ चल पड़ी, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी मान्यता मिल गई, अब कई सारी फिल्मों में डायरेक्ट करेंगे। इसलिए ध्यान रखना है, इनसे सीखने की भी जरूरत है। वहीं अगर हम ट्रेडिशनल में आगे आ गए तो ध्यान रखना है, कांस फिल्म समारोह फ्रांस में 1938 से स्टार्ट हुआ 1938 से, लेकिन 1946 में इसको अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का दर्जा मिला। फिर से याद करना है, कई जगहों को सिर्फ को 1946 ही मिलेगा। ध्यान रखना है, ये स्टार्ट की गई 1938 में फ्रांस में, लेकिन इसको जो दर्जा मिला वो 1946 में मिला, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का दर्जा दिया गया। इसके बाद 2015 में इसमें एक नया सम्मान जोड़ दिया गया, एक नया श्रेणी जोड़ दिया गया महिलाओं के लिए। वे महिलाएं जो फिल्म क्षेत्र में काम करती है, उनको मान्यता देने के लिए, उनके कामों को मान्यता देने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता बढ़ाने के लिए एक सम्मान जोड़ा गया, वुमेन इनोवेशन नाम से जोड़ा गया श्रेणी को। और ये 2015 से जोड़ा गया है, मैंने लिख भी दिया है, जिसका उद्देश्य महिलाओं के फिल्म क्षेत्र में उपलब्धियों को सम्मानित करना था। इसलिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखना आपको। इसके अतिरिक्त ये आपका कांस फिल्म समारोह में ये बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है, जिसको हम लोग को देखना चाहिए। नेक्स्ट सम्मान हम लोग आते हैं तो है 65वां ग्रैमी अवार्ड 2023, संगीत क्षेत्र के लिए दिया जाता है। इसमें आपको कुछ रिकॉर्ड्स हैं जिसको ध्यान रखना है, ये आपको भी, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे एल्बम ऑफ द ईयर किसको दिया गया, सॉन्ग ऑफ द ईयर किसको दिया गया, बेस्ट म्यूजिक जो है किसको दिया गया, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर किसको दिया गया। ध्यान रखिएगा, मैंने क्या किया है, मैंने आपको आपके सामने विजेता भी बता दिया है और उनकी एल्बम का नाम भी बता दिया है। आपसे क्वेश्चन पूछ दे विजेता कौन है तो बता सकते हैं आप, उनकी एल्बम का नाम क्या है ये भी बता सकते हैं। ध्यान रखना है, ग्रैमी सम्मान संगीत क्षेत्र में दिया जाता है और यह अमेरिका का सर्वश्रेष्ठ सम्मान माना जाता है। मैं इसकी कुछ सामान्य जानकारी दिया हूं आगे, हम लोग आगे जाके देखते हैं। तो ये सबसे पहले आपको इसको याद कर लेना है, जो महत्वपूर्ण सम्मान है किसको किसको दिया गया। इसके बाद हम लोग आगे इसके कुछ ऐतिहासिक पक्ष को देखने का प्रयास करते हैं। तो ऐतिहासिक पक्ष में मेरी समझ से जो कुछ तथ्य है वो ये है कि ग्रैमी सम्मान पहली बार 1959 में लॉस एंजल्स में दिया गया था। कब दिया गया था? लॉस एंजल्स में दिया गया था। और इस बार का जो सम्मान में एक भारतीय का भी नाम है वो भी ध्यान रखना है, भारत की म्यूजिक कंपोजर रिकी जोन्स है ना, कौन है वो? रिकी जोन्स को भी सम्मान दिया गया है, ठीक है ना। तो ये एक महत्वपूर्ण सम्मान है भारतीय संदर्भ में, तो ये आप याद रखिएगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा कि रिकी जोन्स को मिला है ना, सॉरी रिकी क्रेज को मिला, तो रिकी क्रेज का नाम आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। और ट्रेडिशनल में याद रखना है कि इस सम्मान को 1959 में स्टार्ट किया गया था लॉस एंजल्स में। और भारत के जो पंडित रविशंकर हैं, नाम सुने होंगे कई लोग, बहुत महत्वपूर्ण संगीतकार हैं, उनको ये सम्मान दिया गया है। जैसे देखिए, भारत के पंडित रविशंकर को कुल कितनी बार दिया गया? 4 बार यह सम्मान दिया गया। तो इसलिए इनका नाम तो एकदम हमेशा याद रखिएगा। ग्रैमी सम्मान पाने वाले भारतीयों में पहला भी यही थे पहले, और दूसरी बात यह है कि उनको 4 बार दिया गया है। अगर पूछेगा पहले भारतीय कौन थे तो यही हैं, और टोटल इनको 4 बार दिया गया।
दूसरी बात है कौन सी संगठन ये सम्मान देती है, तो मैंने नाम लिख दिया है कि ये सम्मान संगीत क्षेत्र में अमेरिका का सर्वश्रेष्ठ सम्मान है, और मैंने उसका पूरा का पूरा नाम ही लिख दिया है, जैसे नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मेरे समझ से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मैंने आपको सम्मान के बारे में दी है, और इससे कुछ प्रश्न जो हो सकते हैं, जैसे मैंने पिछले एपिसोड में भी आपको दिया था, वीडियो में कुछ प्रश्नों को मैंने आपके सामने रख दिया था। उम्मीद है कि उसका उत्तर आपने ढूंढ लिया होगा, क्योंकि उत्तर उसी संबंधित है। तो यहां भी आपको मैंने कुछ आपके सामने प्रश्न रखा है, जैसे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत रत्न और पद्म पुरस्कार उपाधि नहीं है। मैंने लेक्चर दिया है, यदि आपको याद होगा वो मेरी लेक्चर, तो क्वेश्चन बन जाएंगे, तो बनाने का प्रयास कीजिएगा आप। पद्म सम्मान किस रंग के रिबन में पहना जाता है, यह भी आपके पास है जानकारी। इसके बाद है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया। फिर मैंने दिया है 69वां, जो करंट अफेयर्स है, 69वां बेस्ट फिल्म का राष्ट्रीय सम्मान किसे दिया गया। फिर मैंने 5वां प्रश्न बनाया है किस भारतीयों को सबसे अधिक ग्रैमी सम्मान दिया गया, जो मैं अभी बता रहा था। और फिल्म फेयर सम्मान का पहले किस नाम से जाना जाता था। यह मैंने कुल 6 प्रश्न बनाए हैं। उम्मीद है कि आप 6 प्रश्न का उत्तर ढूंढ लेंगे। इसी तरह से मैं अभी नेक्स्ट जब वीडियो बनाऊंगा तो 2023 और 22 के और भी जो महत्वपूर्ण सम्मान छूट गए हैं, जैसे जैसे आप फिल्म सेक्शन में जाइए तो मैं समझता हूं कि अभी और भी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सम्मान हैं जिसको हम लोग को पढ़ना चाहिए। जैसे दादा साहब फाल्के सम्मान आप जानते हैं, वो छूटा हुआ है अभी। तो कुछ और भी महत्वपूर्ण सम्मान है, उसका भी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। इसके बाद मैं झारखंड की कुछ महत्वपूर्ण सम्मानों को आपके सामने रखूंगा। इस तरह से उम्मीद है कि आपको परीक्षा में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, और लगातार मैं वीडियो को दे रहा हूं। हर अगले वीडियो में मैं कुछ प्रश्न भी देते जाऊंगा, उसका भी आप अध्ययन करें। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद।